नमस्कार दोस्तों, मिथिलेश जीएस स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार दरोगा के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को पूरे डिटेल के साथ उसका सॉल्यूशन देखेंगे। और इसमें बहुत सारे सेट हैं और हम लगभग 25, 30, 40 क्वेश्चन का हर दिन पूरा सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, इनमें से किसे भारत का महान वृद्ध पुरुष कहा जाता है? तो महान वृद्ध पुरुष, इसका ऑप्शन होगा बी, आंसर सही होगा दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी राजनेता, उद्योगपति तथा शिक्षाविद थे। इन्हें भारत का महान वृद्ध पुरुष कहा जाता है। इन्होंने वर्ष 1851 में गुजराती भाषा में राष्ट्रगुप्तार नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया है। इन्होंने 1887 में इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की तथा ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय बने। तो इसमें दोस्तों जो भी सॉल्यूशन किया जा रहा है पूरे डिटेल के साथ, तो इसे भी हमें ध्यान में रखना है। इनसे सीधे सीधे क्वेश्चन बना जाता है। जैसे पूछ देगा कि महान वृद्ध पुरुष, ये तो एक क्वेश्चन बना। फिर उनके पत्रिका के बारे में पूछता है क्वेश्चन, और इनकी पुस्तक के बारे में क्वेश्चन पूछता है। फिर ये भी पूछता है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो जो ये डिटेल सॉल्यूशन किया जा रहा है, इससे आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से किसने आनंद मठ लिखा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी 19वीं शताब्दी के विद्वान, कवि तथा उपन्यासकार थे। इन्होंने 1870 के दशक में प्रसिद्ध देशभक्ति गीत वंदे मातरम की रचना की, जिसे वर्ष 1882 में आनंद मठ उपन्यास में शामिल किया गया। आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 तक का उल्लेख किया गया है। यह विस्थापित किसानों और धार्मिक भिक्षुओं के नेतृत्व में विस्थापित सैनिकों का विद्रोह था, जिसे वारेन हेस्टिंग्स ने कुचल दिया था। इनकी प्रमुख रचना कपाल कुंडला, मृणालिनी और आनंद मठ आदि हैं। 3 रचनाओं को भी हमें ध्यान रखना है। कपाल कुंडला, मृणालिनी और आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी की रचनाएं हैं। थर्ड क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में उग्रपंथी यानी गर्म दल और नरम दल, ठंडे दल से कब अलग हुए? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1907 ईस्वी। वर्ष 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के समय कांग्रेस का विभाजन नरम दल और गर्म दल में हो गया। विभाजन का मुख्य कारण कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता था। उदारवादी रास बिहारी बोस को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, जबकि उग्रवादी लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। अंततः उदारवादी नेता रास बिहारी बोस को अध्यक्ष बनाया गया और कांग्रेस का विभाजन हो गया। चौथा क्वेश्चन, 1905 में लंदन में होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, श्याम कृष्ण वर्मा। श्याम कृष्ण वर्मा ने लंदन में होम रूल सोसाइटी 1905 तथा इंडिया हाउस की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारत की स्वतंत्रता के लिए विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन का प्रसार करना था। आइए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। अगस्त 1942 में अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में बम्बई में कौन सा प्रस्ताव पारित किया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के समय 9 अगस्त 1942 को आरंभ किया गया था। इसका लक्ष्य भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना था, जिसके लिए 8 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव को पारित किया गया। यह आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था। अखिल भारतीय आंदोलन था, जिसमें उन्होंने करो या मरो का नारा दिया था। दोस्तों, ये जो सेट है, ये बिहार अवर निरीक्षक उत्पाद प्रारंभिक परीक्षा का सेट है, और इस परीक्षा की तिथि देख लीजिए, 2/12/2001 का एक प्रश्न पूछा गया है। तो उससे प्रश्न तो आते ही रहते हैं फेरबदल करके, तो इन प्रश्नों को हमें ध्यान में रखना है और डिटेल सॉल्यूशन हो रहा है, तो इन्हीं में से प्रश्न बनते हैं। छठा क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन नेता नरमपंथी था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस के नरमपंथी नेताओं का दृष्टिकोण सुधारवादी था। ये संवैधानिक तरीकों से अपनी मांगों को ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखते थे। इनमें दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता आदि प्रमुख थे। 7वां, होम रूल की स्थापना किसने की? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, श्रीमती एनी बेसेंट। बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट ने वर्ष 1916 में होम रूल लीग की स्थापना पृथक रूप से की थी। यानी बाल गंगाधर तिलक अलग होम रूल बनाए थे और एनी बेसेंट अलग। तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना पूना में अप्रैल 1916 में की थी, जबकि अध्यक्षता जोसेफ बतिस्ता ने की थी। जबकि एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना
सितंबर 1916 में अडयार मद्रास में की थी। 8 नंबर क्वेश्चन, इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1884 ईस्वी। इंडियन नेशनल यूनियन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी की पूर्ववर्ती संस्था थी, जिसकी स्थापना ह्यूम एम हेनरी कॉटन द्वारा 1884 ईस्वी में की गई थी। 9वां क्वेश्चन, पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 26 जनवरी 1930 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने की घोषणा 31 दिसंबर 1929 में हुए लाहौर अधिवेशन में कर दी। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई तथा 26 जनवरी 1930 ईस्वी का दिन पूरे राष्ट्र में प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम अंतरिम सरकार की स्थापना कब की गई? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 2 सितंबर 1946। 2 सितंबर 1946 को नवनिर्मित संविधान सभा ने भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया, जो 15 अगस्त 1947 तक अस्तित्व में बनी रही। अंतरिम सरकार की कार्यकारी शाखा का कार्य वायसराय की कार्यकारी परिषद करती थी। क्वेश्चन 11, भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया? तो इसका आंसर था ऑप्शन सी, साइमन कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज होने के कारण कांग्रेसियों ने इसे व्हाइट मैन कमीशन कहा और देश भर में इसका विरोध हुआ। 8 नवंबर 1947 को इस आयोग की स्थापना हुई। इस आयोग का कार्य इस बात की सिफारिश करना था कि क्या भारत इस योग्य हो गया है कि यहाँ के लोगों को संवैधानिक अधिकार दिया जाए। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 ईस्वी में भारत आया। क्वेश्चन 12, महात्मा गांधी ने 1932 में आमरण अनशन क्यों रखा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्रिटिश सरकार द्वारा दलितों के लिए पृथक चुनाव की घोषणा। वर्ष 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा कम्युनल अवार्ड यानी सांप्रदायिक पंचायत के माध्यम से मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों, आंग्ल भारतीयों, पारसी, दलितों तथा महिलाओं के लिए प्रांतीय विधानमंडलों में पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू करने की घोषणा की गई। यह प्रणाली दलितों पर विशेष रूप से लागू थी। इसके विरोध में गांधी जी ने 20 सितंबर 1932 ईस्वी को आमरण अनशन यरवदा जेल पूना प्रारंभ किया था। परिणामतः पूना पैक्ट संपन्न हुआ। क्वेश्चन नंबर 13, गदर पार्टी की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर होगा, आंसर तो इसमें दिया ही नहीं है, स्टार लगा दिया गया है, लेकिन आंसर इसमें होगा लाला हरदयाल, जो कि इस ऑप्शन में ही नहीं है। तो अनेक भारतीयों ने लाला हरदयाल के नेतृत्व में गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में 1913 ईस्वी में अंग्रेजी साम्राज्य को खत्म करने के उद्देश्य से अमेरिका में रह रहे भारतीयों को संगठित करने के लिए हुई थी। गदर पार्टी के संस्थापक व अध्यक्ष सरदार सोहन सिंह भकना थे, केसर सिंह उपाध्यक्ष और लाला हरदयाल महामंत्री थे। गदर पार्टी ने अपना पहला अखबार 1913 ईस्वी में उर्दू में निकाला था। क्वेश्चन 14, 1942 में कांग्रेस की किस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बम्बई अधिवेशन। 8 अगस्त 1942 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 ईस्वी को हुई। इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। क्वेश्चन नंबर 15, भारत का राष्ट्रपति होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष। भारतीय गणराज्य का कार्यपालक अध्यक्ष तथा राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति से संबंधित है। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का चुनाव और अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग। क्वेश्चन 16, इनमें से कौन सी भारत की राष्ट्रपति के पद के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 28 में राष्ट्रपति पद के लिए निम्नलिखित योग्यताएं वर्णित है। पहला है वह भारत का नागरिक हो, दूसरा है वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है, तीसरा है लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, चौथा चुनाव के समय वह लाभ का पद धारण नहीं करता हो। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या संघ राज्य की मंत्रिपरिषद का सदस्य होना लाभ का पद नहीं माना जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 17, आपातकाल की घोषणा संसद में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जानी चाहिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 महीने के अंदर। भारतीय संविधान में आपात उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं, जो संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक उल्लिखित, जिनमें 3 प्रकार के आपात
राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन तथा वित्तीय आपात की बात की गई है। क्वेश्चन 18 मंत्रिपरिषद है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कैबिनेट से बड़ा निकाय। संविधान का अनुच्छेद 74 केंद्रीय मंत्रिपरिषद का वर्णन करता है। अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता व सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। कैबिनेट मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और स्वतंत्र प्रभार के मंत्रियों को मिलाकर मंत्रिपरिषद बनता है। क्वेश्चन नंबर 19 राज्यपाल का वेतन किस कोष से आता है, तो इसका ऑप्शन होगा आंसर ऑप्शन बी, राज्य की संचित निधि से। भारत की संचित निधि से राष्ट्रपति का वेतन दिया जाता है और राज्य की संचित निधि से राज्यपाल का वेतन दिया जाता है। राज्यपाल वेतन, भत्ते तथा ऐसे विशेष अधिकारों का उपभोग करने का अधिकारी है जो राज्यपाल परिलब्धियां, भत्ते एवं विशेषाधिकार अधिनियम 1982 में विनिर्दिष्ट है। वर्ष 1987 में संशोधन द्वारा प्रावधान किया गया कि राज्यपाल की परिलब्धियां एवं भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। अनुच्छेद 158 3 का 4 राज्यपाल के वेतन और भत्ते राज्य के संचित निधि से दिए जाते हैं। राज्यपाल का वेतन 3,50,000 रुपया है वर्तमान में। आइए क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। भारत का प्रधानमंत्री है, तो ऑप्शन होगा ए, सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता है। संसद में सामान्यतः बहुमत दल को ही सत्ता दल कहा जाता है। जिसके संसद सदस्य किसी एक सदस्य को, वह सांसद हो अथवा सत्ता दल का कोई सदस्य, प्रधानमंत्री पद के लिए अपने सत्ता दल का नेता स्वीकार करते हैं। वह बहुमत दल का अध्यक्ष भी हो सकता है। प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते समय सांसद ना होने पर उसे 6 माह के अंदर संसद सदस्य के रूप में निर्वाचित होना आवश्यक होता है। क्वेश्चन 21 एक व्यक्ति क्या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, हाँ। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा अनुच्छेद 153 में से एक परंतु को जोड़ा गया। एक ही व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, इसको ध्यान में रखना है, अनुच्छेद 153 से संबंधित है। क्वेश्चन 22 सर्वोच्च न्यायालय किसे हटाने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश कर सकता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, संघ लोक सेवा आयोग के सभापति और दूसरे सदस्यों को। संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को हटाने के बारे में प्रक्रिया का प्रावधान अनुच्छेद 317 में दिया गया है, जिसके तहत संघ तथा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य को केवल राष्ट्रपति, राज्यपाल नहीं, के आदेश द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है। जब कदाचार से संबंधित अध्यक्ष व सदस्यों को हटाने का कोई मामला राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय के पास भेजा जाता है, तब वह अनुच्छेद 145 के प्रावधानों के अनुरूप मामले की जांच करता है और राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट, सलाह, जो कि बाध्यकारी होता है, भेजता है। क्वेश्चन 23 भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा, ऑप्शन बी, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ उच्च न्यायालयों को भी प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान तथा उसकी सर्वोच्चता की रक्षा न्यायिक पुनरीक्षण, न्यायिक पुनर्विलोकन जुडिशियल रिव्यू के द्वारा की जाती है। न्यायिक पुनरीक्षण द्वारा सर्वोच्च न्यायालय कानूनों की संवैधानिकता का परीक्षण करती है। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की व्यवस्था है। साथ ही न्यायिक पुनर्विलोकन पुनरीक्षण की व्यवस्था भी यूएसए के संविधान से ही लिया गया है। क्वेश्चन 24 राज्यसभा में राज्यों को प्राप्त है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व। विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा में सीटों के आवंटन संबंधी नियम संविधान की 4वीं अनुसूची में वर्णित है। सीटों का आवंटन प्रत्येक राज्य की जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। राज्यसभा में सर्वाधिक सीटें उत्तर प्रदेश, जिसमें कि 31 सीटें हैं, उसी को मिला हुआ है। क्वेश्चन 25 भारत का संविधान भारत को वर्णित करता है, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, राज्यों का संघ के रूप में। भारतीय संविधान के भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 में संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में वर्णन है। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का एक संघ है। क्वेश्चन 26 भारत में मंत्रिपरिषद के अधिकतर सदस्य लिए जाते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, लोकसभा से। मंत्रिपरिषद का गठन प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 74(1) यह उपबंधित करता है कि राष्ट्रपति को उसके कृत्यों के संचालन एवं शक्तियों के प्रयोग में सहायता और मंत्रणा देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। इसके अधिकतर सदस्य लोकसभा से लिए जाते हैं, किंतु यह संविधान
में प्रावधान वर्णित नहीं है। परंपरागत रूप से ऐसा पालन किया जाता है। सामान्यतः लोकसभा में जिस पार्टी का बहुमत होता है सरकार उसी की बनती है। मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्य करती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 27। मंत्रिपरिषद के सदस्यों के सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ है कि वे, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अपने अपने विभागों के संचालन के लिए तथा दूसरे विभागों के लिए भी उत्तरदायी होते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75C के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के अनुसार संपूर्ण मंत्रिपरिषद एक इकाई के रूप में कार्य करती है और सभी मंत्री एक दूसरे के कार्यों के लिए विधायिका संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अतः यदि मंत्रिपरिषद के किसी एक सदस्य के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो उस दशा में संपूर्ण मंत्रिपरिषद को अपना त्यागपत्र देना पड़ेगा। क्वेश्चन 28। संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत निजी संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दिया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 44वें। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा निजी संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दिया गया। संपत्ति का अधिकार अब संविधान के अनुच्छेद 300 क के तहत एक विधिक अधिकार रह गया है। क्वेश्चन 29। 26 सितंबर 1995 को 25 किमी के फासले पर एक विनाशकारी घटना घटी। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 26 सितंबर 1995 को गजली टाँड़ कोलियारी खदान धनबाद में एक विनाशकारी घटना घटी जिसमें 439 लोग मारे गए थे। क्वेश्चन 30। ये सब करेंट के क्वेश्चन हैं। 11 सितंबर 2001 को यूएसए में किस इमारत को आत्मघाती वायुयान हमले में ध्वस्त कर दिया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को। क्वेश्चन 31। निम्न में से किस देश ने विश्व कप फुटबॉल 2002 के लिए क्वालिफाई नहीं किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सीरिया। ये सब उस टाइम के करंट के क्वेश्चन हैं, हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आइए और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 32 है। 2001 में संगीत के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे मिला? तो उस साल मिला था 2001 में आशा भोसले जी को। ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 33। 28वां नया सम्मिलित भारतीय संघ में कौन सा राज्य है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, झारखंड। 15 नवंबर 2000 को झारखंड बना था भारत का 28वां राज्य। क्वेश्चन 34। किस भारतीय ने रसायन शास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अभी तक किसी ने नहीं। नोबेल पुरस्कार नोबेल फाउंडेशन के द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। इसकी स्थापना 1901 में की गई थी। यह शांति, साहित्य, भौतिकी, चिकित्सा, विज्ञान, अर्थशास्त्र, रसायन के क्षेत्र में दिया जाता है। प्रश्न काल तक किसी भी भारतीय को रसायन शास्त्र में नोबेल पुरस्कार नहीं प्राप्त हुआ, परंतु वर्ष 2009 में राइबोसोम की संरचना व कार्यप्रणाली की खोज के लिए भारतीय मूल के वैज्ञानिक वेंकट रमन रामकृष्णन के साथ थॉमस स्टीज अमेरिका तथा आदा यानूथ महिला इजराइल को दिया गया। क्वेश्चन 35। संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति का नाम बताएं? तो आज के समय में तो आज आप जानते ही हैं, तो अगर नहीं जानते हैं तो भी और जानते हैं तो भी कमेंट करके अमेरिका के उपराष्ट्रपति का नाम आप लोग बताइएगा। और इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, डिक चेनी। क्वेश्चन नंबर 36। इनमें से किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार 4 बार प्राप्त किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, शबाना आजमी। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। किस राज्य के साथ बिछुआ लोक नृत्य संबंधित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, असम। बिछुआ असम का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। असम के अन्य नृत्य बिहू, नागा नृत्य और कलीगोपाल आदि हैं। क्वेश्चन 38। किस उपन्यास को 2020 का बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, द ब्लाइंड एसेसी। क्वेश्चन 39। किस एकमात्र अफ्रीकी नेता को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के भूतपूर्व राष्ट्रपति थे और वे एकमात्र अफ्रीकी नेता हैं जिन्हें भारत रत्न 1990 से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन 40। लज्जा उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, तस्लीमा नरसिंह। लज्जा, शोध, निमंत्रण, फेरा, फ्रेंच लवर, बेशर्म आदि बांग्लादेश की लेखिका तस्लीमा नरसिंह के उपन्यास हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 27 सितंबर। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है
और ये 21-22 का थीम दिया गया है, इससे हमको कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। हम लोग 23 का देखेंगे, देख लीजिएगा आप लोग करंट में। 22 का था पर्यटन पर पुनर्विचार, बता देते हैं, हो सकता है पूछ ले। 42वां क्वेश्चन, 10वीं पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हो जाएगी। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हो जाएगी? तो अभी पूछ रहा है हो जाएगी, क्योंकि उस टाइम तक हुआ नहीं था। तो 1 अप्रैल 2002 से, यानी आंसर होगा ऑप्शन बी। वर्ष 2002 से 2007 वाली इस योजना के प्रारूप को योजना आयोग के 5 अक्टूबर 2002 की बैठक में मंजूरी प्रदान की गई। 12वीं पंचवर्षीय योजना वर्ष 2012 से 2017 के दौरान क्रियान्वयन में रही। वर्तमान में पंचवर्षीय योजना के स्थान पर नीति आयोग द्वारा 3 साल का एक्शन प्लान बनाया जा रहा है, जो 7 वर्षीय स्ट्रेटेजी पेपर और 15 वर्षीय विजन डॉक्यूमेंट का हिस्सा है। क्वेश्चन 43, किन राज्यों से होकर चंबल नदी बहती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व राजस्थान। इसका उद्गम मध्य प्रदेश के महू जिले के जनपाव पहाड़ी के सिंगार चौरी चोटी से होता है। क्वेश्चन 44, भूमि से चारों ओर बद्ध यानी लैंड लॉक कौन सा राज्य है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, भूमि से चारों ओर बद्ध राज्य बिहार है। बिहार के स्थल नेपाल तथा भारतीय राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड तथा पश्चिम बंगाल से लगती है। अन्य तीनों समुद्री तटीय राज्य हैं, जो ऑप्शन में दिए गए हैं। क्वेश्चन 45, किस राज्य के साथ बिहार की दामोदर घाटी परियोजना में साझेदारी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। 7 जुलाई 1948 को स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना के रूप में दामोदर घाटी परियोजना अस्तित्व में आई, जिसमें बिहार और पश्चिम बंगाल की साझेदारी है। यह भारत की ऐसी पहली परियोजना है जिसमें कोयला, जल और गैस तीनों स्रोतों से विद्युत उत्पन्न की जाती है। तो दोस्तों आज बस हम लोग इतना ही 45 क्वेश्चन तक रहने देते हैं। उसके बाद हम लोग आगे का क्वेश्चन करेंगे, और ये पुराने सेट हैं जिनमें कि 150 प्रश्न दिए गए हैं। तो 150 प्रश्न करने में वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आज इतना ही क्वेश्चन। अगले दिन और क्वेश्चन करेंगे हम लोग। और आज थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है, हमको लगा है कुछ आवाज़ आया होगा वीडियो में, तो इसको इग्नोर कीजिएगा। अगले दिन से हम बेहतर करने का कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।